नमस्ते प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3। उसकी थ्योरी खत्म हो चुकी है बच्चों। ये आपको मिलेगा 11th क्लास की प्लेलिस्ट में, एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज। तो मोशन इन 1D में अब हमें डिस्कस करने हैं पॉइंट्स टू पॉन्डर। सो लेट्स डिस्कस पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड समरी। ये दोनों ही चीजें, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, यानी पूरे चैप्टर में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है वो हमें समझना है इस वीडियो में। तो समरी देखेंगे, आप एनसीईआरटी भी खोल सकते हैं, उसमें मार्किंग लगा सकते हैं, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 53। समरी में देखेंगे चैप्टर 3 की, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। कब कहलाएगा मोशन में? इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम। तो अगर इसकी स्थिति समय के साथ बदल रही है तो हम बोलेंगे ये मोशन में है। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी स्पेसिफाइड। कैसे तय करेंगे? विद रेफरेंस टू ए कन्वीनियंटली चोजन ओरिजिन। तो एक ओरिजिन हम चूज करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करते हैं। फॉर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज टेकन एज पॉजिटिव। राइट में जो है पॉजिटिव, बच्चों मेरा जो राइट है वो इधर स्क्रीन पे लेफ्ट दिखेगा आपको, एंड टू द लेफ्ट एज नेगेटिव। तो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो कन्वेंशन है वो हम फॉलो करते हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सेकंड पॉइंट, पाथ लेंथ, जिसको हम कहते हैं पाथ लेंथ इज डिफाइंड एज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसको हम कभी-कभी डिस्टेंस भी कह देते हैं। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में जो चेंज है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डेल्टा एक्स से दिखाएंगे x2 माइनस x1। पाथ लेंथ इज ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द सेम पॉइंट्स। बराबर हो भी सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कोई एक पॉइंट से A से B तक गया, डिस्टेंस x है, जाकर वापस आ गया, पाथ लेंथ हो गई 2x, पर डिस्प्लेसमेंट यानी डिफरेंस जो है वो 0 हो गया। तो इस बात को हमें समझना है, इस पे हम स्पेशल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो कब यूनिफॉर्म मोशन? इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब हम ऐसा बोलेंगे। अदरवाइज द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। Average velocity is the displacement divided by the time interval in which the displacement occur. तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे दिखाते हैं? v बार, इस सिंबल से दिखाते हैं, डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ऑन एन xt ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ पे अगर हम प्लॉट करें, द एवरेज वेलोसिटी ओवर ए टाइम इंटरवल इज द स्लोप ऑफ द लाइन कनेक्टिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस corresponding to that interval। तो उसका लाइन का स्लोप निकाल के हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ ट्रैवर्स्ड एंड द corresponding टाइम इंटरवल। वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटीज आ जाएंगे, स्केलर है तो स्केलर क्वांटिटीज। तो एवरेज स्पीड के केस में टोटल पाथ लेंथ यानी डिस्टेंस आ गया। द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल। ज्यादा हो सकती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था लेक्चर में, इनबिल्ट था चैप्टर में, वहां आपने हाईलाइट किया है, यहाँ दोबारा आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में इस कंसेप्ट पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और सिंपली वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी बिकम इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। इनफाइनिटेसिमल एक वर्ड यूज करते हैं, या इनफाइनिटेसिमली स्मॉल ऐसे यूज करते हैं। तो कंडीशन लगा दी हमने, v क्या है? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, एवरेज वेलोसिटी के लिए लगा डेल्टा x बाय डेल्टा t, तो इसको हम dx बाय dt पढ़ते हैं। तो यहां से हम डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं। द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट दैट इंस्टेंट। Average acceleration is the change in velocity divided by time interval during which the change occurs। तो सिमेट्री है बच्चों फिजिक्स में, पूरी फिजिक्स में सिमेट्री आप देखेंगे। तो हमको पता है v बार क्या था? डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो a बार क्या है? डेल्टा v बाय डेल्टा t।
Instantaneous acceleration is defined as the limit of the average acceleration as the time interval delta t goes to 0. बिल्कुल सिमेट्री में चल रहे हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 अगर एवरेज एक्सेलरेशन आप निकालेंगे तो टाइम इंटरवल छोटा होते होते 0 की तरफ जाएगा, तो ये एवरेज वैल्यू मिलने के बजाय हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगी, यानी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा टी, जिसको हम किससे दिखाने वाले हैं, dv by dt. The acceleration of an object at a particular time is the slope of velocity time graph. Velocity time graph का slope acceleration को represent करता है. For uniform motion acceleration 0 होगा and xt graph is a straight line. Inclined to time axis and velocity time graph is a straight line. Velocity time graph तो straight line और position time graph inclined straight line. दोनों स्ट्रेट लाइन तो होंगे, एक इंक्लाइंड एक सीधी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम, अगर एक्सेलरेशन 0 है. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइंड होगी. फॉर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन xt ग्राफ इज ए पैराबोला. तो एक लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा बोर्ड पर जिसमें ये सारे ग्राफ हम डिस्कस करेंगे. While the velocity time graph is a straight line inclined to the time axis. 10th point, the area under the velocity time curve between times t1 and t2 is equal to the displacement of the object during that interval of time. ये हमने ग्राफ में डिस्कस भी किया था. तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व जब भी आप निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. हाँ, अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ होता तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ में अगर आप साइन ना लें, सबको पॉजिटिव लें, यानी सबको जोड़ दें, नीचे जा रहा है तो भी सबट्रैक्ट करने की बजाय जोड़ दें तो डिस्टेंस मिल जाएगी आपको. क्वेश्चन में सीखेंगे इसको. 11th point, for objects in uniformly accelerated rectilinear motion, the 5 quantities displacement x, time taken t, initial velocity v0, final velocity v and acceleration a are related by a set of simple equations called kinematic equations of motion. तो ये तीनों इक्वेशन से हम फैमिलियर हैं. v इक्वल टू v0 प्लस at, x इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax, जिनको हमने डिराइव करना सीखा. If the position of the object at t equal to 0 is 0, if the particle start x equal to 0, x equal to x0, तो x जो है उसको हम रिप्लेस कर देंगे x माइनस x0 से, तो इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाएंगे. समरी में आगे जो है फिजिकल क्वांटिटी, उसका सिंबल, डायमेंशन, यूनिट और रिमार्क्स दिए हुए हैं. ये आप ऐसे रीड कर सकते हैं, ये सीधे सीधे आपको समझ में आएंगे शायद, और साथ में आप इसकी डायमेंशन और यूनिट उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. पॉइंट्स टू पॉन्डर पे आते हैं बच्चों, पेज नंबर 55 पर. पहला पॉइंट है, द पाथ लेंथ ट्रैवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज इन जनरल नॉट द सेम एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर. The displacement depends only on the endpoints. The path length, as the name implies, depends on the actual path in one dimension. The two quantities are equal only if the object does not change its direction during the course of motion. In all other cases, the path length is greater than the magnitude of displacement. तो इस फैक्ट को मैं आपको समझा देता हूँ. ये जो पॉइंट है आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहे हैं पॉइंट टू पॉन्डर में, कि जो पाथ लेंथ है और जो डिस्प्लेसमेंट है, हाउ दे आर डिफरेंट. इस फैक्ट को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा एक सिंपल एग्जांपल की मदद से. तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए ने मोशन यहां से स्टार्ट किया और या ऑब्जेक्ट ओ ने मोशन स्टार्ट किया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, x डिस्टेंस ट्रेवल की. तो अगर मैं लिखता हूं एस ए बी यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो मैं लिखूंगा x. अगर मैं लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट तो मैं लिखूंगा x, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और डायरेक्शन हम एसोसिएट कर सकते हैं यहां पर. अगर मैं x एक्सिस और y एक्सिस यहां दिखा देता हूं along with origin, तो मैं यहां लिख सकता हूं i कैप. देन मान लीजिए
रिटर्न जर्नी हुई और ऑब्जेक्ट वापस आ गया ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई ए से चलकर वापस ए पर, ये हो गई 2x। टोटल पाथ लेंथ इज 2x, बट द डिस्प्लेसमेंट वापस अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। एक तो ये सिंपल एग्जांपल यहां से हमने स्टार्ट किया। अब इसको थोड़ा लेवल पे लेके जाते हैं और आगे लेके जाते हैं। दूसरे एग्जांपल देखिए आप, एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है पॉइंट ए से और सेमी सर्कल में घूमता है, फिर लूप में, फिर दूसरे सेमी सर्कल में घूमता है और पहुंचता है पॉइंट सी तक। आपको दिया हुआ है कि इसकी जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। तो आपको पता करना है डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की। तो ए से सी तक जाने में टोटल पाथ लेंथ, क्योंकि वो कर्व के अलोंग जा रहा है, तो पाई आर तो ये हो गया, हमें पता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, तो उसका आधा पाई आर, पाई आर ये हो गया, पाई आर ये हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 2 पाई आर। ये तो एक पाथ लेंथ। पर यहीं पर अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट को मिला देंगे। सिंपल सी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की। तो A टू C अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इसमें लिखता हूं तो ये होता है बच्चों, यहां से लेकर यहां तक 2r, फिर ये r और फिर ये r, 4r, और साथ में डायरेक्शन आ जाएगी आई कैप, अगर मैं वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहा हूं। और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, कंपटीशन में पूछा जाने वाला सवाल है, कभी कभी स्कूल एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे आपके पास गिर रही होती है मंजा, पतंग उड़ाते हैं आप, लुढ़काया उसको आपने गिट्टे को, एक पॉइंट जो है यहाँ है टॉप पर, धागा लिपटा हुआ है, और हुआ क्या, इसने आधा चक्कर पूरा किया लुढ़कते लुढ़कते, और इसकी जो नई पोजीशन है वो ये है, यानी पॉइंट ए अब यहां आ जाएगा, माना कि वो बन गया ए डैश, यानी यहां से आपने खींचा है धागे को, ऐसा मान लीजिए जैसे यहां धागा था जिसको आपने खींचा, तो ये रोल हुआ कुछ इस तरह से, और ए चले गया अब नीचे पोजीशन ए डैश पर। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कोई पॉइंट P है यहां पर, जो नेचुरली कहां चले जाएगा, अब ऊपर पोजीशन P डैश पर, तो बताइए P ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। इसके लिए डेटा में आपको दिया हुआ, ये जो रोल है या रील है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो ये कुछ डिटेल आपको दी हुई है, इसके बेसिस पे आपको पता करना है। तो यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, टोटल पाथ ट्रेवल, तो मान लीजिए वो धागा जो है कितना खुलेगा, उतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की, जितना धागा खुलेगा यहां से लेकर यहां तक आधा। तो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल हुई है पाई आर। ये पूरा चक्कर होता, अभी तो आधा चक्कर लगा है, पूरा चक्कर होता तो 2 पाई आर, आधा चक्कर लगाए तो पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, और अगर मैं इस ट्रायंगल को यूज करूं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं, हमें पता है ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, जो धागा खुला है ये हमें पता है पाई आर है, ये टोटल 2r है, ये भी हमें पता है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एस पीपी डैश वेक्टर से। अगर मैं इसको दिखाऊं, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है, इसका डायरेक्शन नहीं निकालनी है, डायरेक्शन में निकाल सकते हैं इसको, एंगल थीटा मान के
हम डायरेक्शन बता सकते हैं एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर। और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाता हूँ। हाइपोटेन्यूस मुझे पता करना है, जो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। r जो है स्क्वायर कॉमन आ गया, बाहर आ गया r अंडर रूट से। बाकी मेरे पास बचा पाई स्क्वायर को मैं चाहूं तो 9.8 लिख सकता हूं, g लिख सकता हूं, या पाई स्क्वायर अगर मैं रहने देता हूं तो पाई स्क्वायर प्लस 4 मीटर अगर यूनिट है मीटर। और साथ में डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा यूज करेंगे तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स में अगर मैं ले जाता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जवाब आएगा tan इनवर्स 2/5। तो हमने इस पॉइंट को समझा, पॉइंट्स टू पॉन्डर में। आगे चलते हैं। In view of point 1 above, the average speed of an object is greater than or equal to the magnitude of the average velocity over a given interval of time. The two are equal only if the path length is equal to the magnitude of displacement. उसी context में आप इसको समझ सकते हैं। The origin and the positive direction of an axis are a matter of choice. वो हमारी मर्जी है। You should first specify this choice before you assign signs to quantities like displacement, velocity and acceleration. अब मान लीजिए किसी की इच्छा है कि जिधर नेगेटिव एक्स कन्वेंशनली हम लेते हैं उधर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे, तो मान सकते हैं, गलत कुछ नहीं है, पर आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना होगा। चौथा पॉइंट, इफ ए पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, तेज हो रहा है, भाग रहा है, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नेचुरल सी बात है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। जब आप गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं गाड़ी दौड़ती है। इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीजिंग, ब्रेक लगाते हैं, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी, उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं या डिसेलरेशन बोलते हैं। दिस स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द ओरिजिन एंड द एक्सिस। The sign of acceleration does not tell us whether the particle's speed is increasing or decreasing. पता नहीं चलता कुछ। The sign of acceleration as mentioned in point 3 depends on the choice of the positive direction of the axis. जैसे बॉल को आपने ऊपर फेंका, जी पूरे टाइम नीचे की तरफ ही काम कर रहा है, उसका साइन हमेशा नीचे की तरफ। पर बॉल जब ऊपर जा रही है तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, नीचे आ रही है तो स्पीड इंक्रीज हो रही है। एग्जांपल से समझ सकते हैं। For example, if the vertically upward direction is chosen to be positive direction of the axis, the acceleration due to gravity is negative. If a particle is falling under gravity, this acceleration, though negative, results in increase in speed. For a particle thrown upward, the same negative acceleration of gravity results in decrease in speed. The zero velocity of a particle at any instant does not necessarily imply zero acceleration. Topmost point पर जाकर क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी जीरो हो जाती है, पर एक्सेलरेशन तो काम कर रहा है। बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची, आपने ऊपर उछाली है बॉल, फेंकी। A particle may be momentarily at rest and yet have non-zero acceleration. Possible है? For example, a particle thrown up has zero velocity at its uppermost point, but the acceleration at that instant continues to be the acceleration due to gravity. इसी कंसेप्ट पर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। In the kinematic equations of motion, equation 3.11, जो हमने तीन equations derive की थी, the various quantities are algebraic, that is, they may be positive or negative. The equations are applicable in all situations for one directional motion. जब तक कि 1D की बात कर रहे हैं, हमें डायरेक्शन की परवाह करने की जरूरत नहीं। अगले चैप्टर में हम वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। Provided the values of different quantities are substituted in the equations with proper sign, बस दो ही तो डायरेक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव 1D में। The definitions of instantaneous velocity and acceleration, जो कि equation 3.3, 3.5 आप देख सकते हैं पेज पलट के, are exact and are always correct, while the kinematic equations, equation 3.11, are true only for motion in which the magnitude and the direction of acceleration are constant. अंडरलाइन कीजिए इसको, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन दोनों चीजें, खाली ये नहीं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, क्योंकि जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहां मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है और डायरेक्शन चेंज होगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन। तो इस तरह से
ये चैप्टर में हमने ये मेन पॉइंट सीखे। अब एक्सरसाइज को डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।